कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रेसी राइटिंग के हवाले से जो कुछ बेसिक्स हैं। इससे पिछले लेक्चर में मैंने डिटेल के अंदर प्रेसी राइटिंग का फार्मूला बताया था और एक एग्जांपल प्रेसी भी हल की थी। प्रेसी राइटिंग का क्वेश्चन है, इसमें अगर आप टेक्निकलिटीज़ को फॉलो करते हैं तो आप इजीली इसमें जो इस पेपर के अंदर मेरा मानना है कि 50+ जा सकते हैं, क्योंकि मैंने हमेशा इसमें 70+ मार्क्स लिए हैं इस पेपर के अंदर। तो मैं आपको बताऊँगा किस तरह से आप प्रेसी को ईजिली हैंडल कर सकते हैं, जो कि लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एक नाइटमेयर है, एक ड्रीम है, एक डिफ़िकल्ट चीज़ है। चलो शुरू करते हैं सबसे पहले प्रेसी राइटिंग के हवाले से। आज मैं इस लेक्चर के अंदर आपको कुछ बेसिक टेक्निक्स, बेसिक पैरामीटर बताऊंगा कि प्रेसी राइटिंग किस तरह से करना है। सबसे पहले नंबर 1 जो है मेरा एक टॉपिक है, यही मैंने अपने प्रिंसिपल अपने तरीके से डिवाइस किए हैं प्रेसी लिखने के लिए, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप ट्रेडिशनल ट्रेंड्स को या कन्वेंशनल पैरामीटर को फॉलो करते हैं तो आप ज़्यादा सीख नहीं पाते। लेकिन मैंने जो कुछ चीज़ें एक्सट्रैक्ट की हैं अपने ऑब्जर्वेशन से, अपने एक्सपीरियंस से, वो आपके सामने शेयर करना चाहूँगा ताकि आप लोग इसको इजीली ओवरकम कर सकें, इसको हैंडल किस तरह से करना है। सबसे पहले मेरा जो पॉइंट है वो है डिवीजन ऑफ पैराग्राफ। ये हिंट्स जो आपको बुक्स में मिलते हैं आमतौर पे वो इस तरह के होते हैं कि पैराग्राफ को पढ़ें, बार बार पढ़ें, इसको अलग से बनाएं, मतलब वो कन्वेंशनल बातें हैं। लेकिन मैं आज आपके सामने डिस्कस करने में प्रैक्टिकली किस तरह आपने इसको करना है। सबसे पहले डिवीजन ऑफ पैराग्राफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब डिवीजन ऑफ पैराग्राफ होता क्या है, अगर आप इसको समझ लेते हैं ना तो आप यकीन करें आप 70 to 80% प्रेसी जो आपकी वो हल हो चुकी है और उसमें आपकी गलती नहीं होगी, आप उसको एक्यूरेटली हल कर लेंगे। डिवीजन ऑफ पैराग्राफ के अंदर जो फर्स्ट चीज़ है वो ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी जो पैराग्राफ होता है, कोई भी जो राइटर होता है, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ये है कि जब आप लिखते हैं तो उसके अंदर जब आपने पैराग्राफ को लिखना होता है तो आपने उसके अंदर एक आस्पेक्ट की, सपोज़ आप लिख रहे हैं प्रॉब्लम्स ऑफ पॉपुलेशन बैंक, सपोज़ ये मेरा एक टॉपिक है, इसके ऊपर मैंने एक पैराग्राफ लिखना है, या आपको पेपर में एक प्रेसी आ जाती है। अगर आप गौर करेंगे तो इसकी जो आपने मार्जिन लाइन्स निकालनी है, आपने करना क्या है, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपने मार्जिन लाइन ढूंढनी होती है। मार्जिन लाइन क्या है? मार्जिन लाइन्स ये होती हैं कि जब भी कोई राइटर लिखता है, ये चीज़ ध्यान में रखें, वो लिखते वक्त किसी भी चीज़ का, किसी भी आइडिया का जो है एक आस्पेक्ट के 2-3 आगे से जो ना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में ये है, एक आइडिया के 2-3 जो आस्पेक्ट्स हैं उनको डिस्कस कर रहा होता है। तो जब आप उसमें से वो आस्पेक्ट्स ढूंढ लेते हैं तो आपने फिर ये सर्टेन करना है, मेक श्योर करना है कि आप उनको अपनी फाइनल प्रेसी में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि नहीं। अब इसको मैं डिटेल में बताता हूँ आपको। सपोज़ अगर एक राइटर लिख रहा है, उसका लिखने का पैरामीटर क्या होगा, प्रॉब्लम्स ऑफ पॉपुलेशन बैंक, आबादी के बढ़ने के क्या मसाइल हैं। इसके ऊपर पूरे पैराग्राफ के अंदर अगर आप गौर करेंगे तो वो 2 से 3 या मैक्सिमम 4 इन आस्पेक्ट्स को डिस्क्लोज़ कर रहा होगा। और इसके बाद क्योंकि सीएसएस के अंदर एक पैराग्राफ नहीं होता, प्रेसी के अंदर 2-3 पैराग्राफ्स भी होते हैं बाज़ दफ़ा, या उन्होंने इस तरह किया होता है, अगर आप गौर करें मर्ज किया होता है, तो हमने यहाँ पे ये देखना होता है कि उसके अंदर कितने आइडियाज़ हैं। मैक्सिमम उसके अंदर आपको 5 से 6 या 7 आइडियाज़ मिलेंगे, यानी एक टॉपिक के रिलेटेड 7-8 आस्पेक्ट्स होंगे। सपोज़ अगर पैराग्राफ स्टार्ट करता है प्रॉब्लम्स ऑफ पॉपुलेशन बैंक के, आबादी के क्या मसाइल हैं, तो सबसे पहले उसको इंट्रोड्यूस कराएगा टॉपिक को, फिर उसको एक्सप्लेन करेगा एक बात को, फिर उसकी कोई मिसाल देगा, फिर उस आइडिया को चेंज कर देगा। यानी एक पहला प्रॉब्लम बताएगा कि प्रॉब्लम जो है उसमें सपोज़ आपके जो रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। उस रिसोर्सेज की डिप्लीशन या रिसोर्सेज की कमी को जो एक्सप्लेन करने के बाद वो दूसरा आइडिया, फिर दूसरा एस्पेक्ट शिफ्ट कर देगा पॉपुलेशन बैंक का। सपोज़ अगला आइडिया वो दे देगा कि मैनेजमेंट के प्रॉब्लम हो सकते हैं, तीसरा आइडिया दे देगा कि एजुकेशन के प्रॉब्लम हो सकते हैं, चौथा आइडिया दे देगा कि एम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम हो सकते हैं। यानी एक पैराग्राफ के अंदर हमें सबसे पहले ये चीज़ समझना है कि हमने जो है प्रेसी के लिए उसके अंदर जब कोई एक टॉपिक इंट्रोड्यूस कराया जाता है, उस टॉपिक के रिलेटेड 3 से 4 आइडियाज़ या 5 से 6 आइडियाज़ जो होते हैं उसने उस पर लिखा होता है। बाकी जो होती हैं वो साइड डिटेल्स होती हैं, असल जो उसके अंदर आस्पेक्ट्स होते हैं, जब मैं ये कह लूँ कि जो आइडियाज़ या जो मेन बातें की जाती हैं वो 6 से 7 होती हैं। हम पेपर में गलती क्या करते हैं, हम लोग जब उसकी प्रेसी फाइनलाइज़ करते हैं, अक्सर स्टूडेंट्स में ये मिस्टेक करते हैं सबसे बड़ी, कि आप लोग उसके अंदर उसको एज इट इज़ जो है एक आइडिया पकड़ा या 2 आइडिया पकड़ा, उसके ऊपर उसकी समरी बना के लिख दी। लेकिन अगर आप इसमें एक चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक, अगर आप इसमें ये कर लेते हैं कि आप उनकी मार्जिन लाइन्स निकालें, पैराग्राफ सामने आया, आप उसमें देखें कितने आइडियाज़ हैं, 6 हैं, 7 हैं, 5 हैं, उन आइडियाज़ को जो ना आप निशान लगा के उसको समराइज़ करके अगर आप उनको मिस नहीं करते तो इसका मतलब है कि आपने जो उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है उसको आपने अंदर समेट लिया है, कुछ चीज़ आइडिया मिस नहीं किया। सबसे बड़ी फेलियर यही है प्रेसी राइटिंग में, मिस्टेक यही है कि स्टूडेंट्स जो हैं जब प्रेसी को फाइनलाइज़ करते हैं तो अपने लफ्ज़ों से अपने तौर पर कर लेते हैं। लेकिन आप यूँ करें, पेपर के अंदर जो ओरिजिनल आपके पास क्वेश्चन आया है उसके अंदर आप लेड पेंसिल लें या उसको निशान लगा लें कि ये नंबर 1 आइडिया यहाँ पे ख़त्म हो गया, अगला एस्पेक्ट शुरू हो गया, मैनेजमेंट का यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे ख़त्म हो गया। तीसरा जो है जिन्हें जिसने प्रॉब्लम बताए हैं, उसके ड्रॉबैक्स बताए हैं, सबसे पहले वो 5-6 ढूंढ लें,
ठीक है। उनको फिर जो है आप अगर 3 लाइनों में एक प्रॉब्लम को एक्सप्लेन किया गया उसको आप 1 लाइन में कर लें, अगर 4 में किया गया उसको 1 में कर लें। इससे ये होगा ये कि आपकी सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो उस प्रेसी के अंदर नज़र आएगी। प्रेसी का असल में मकसद ये है कि आपकी जो ओरिजिनल पैसेज की झलक है उसको पढ़े बगैर उसको सारा का वहाँ पर समरी मिल जाए, नज़र आ जाए, कोई चीज़ इंपॉर्टेंट मिस ना हो। तो कोई चीज़ इंपॉर्टेंट मिस ना हो, उसका सबसे आसान सोल्यूशन यही है कि आप उसमें से इंपॉर्टेंट जो आस्पेक्ट्स हैं उनको निकालें और उनको एक जगह पे मर्ज कर दें। ये तो मेरा पहला पॉइंट था कि डिवीजन ऑफ पैराग्राफ, कि पैराग्राफ को अलॉन्ग द डिफरेंट आस्पेक्ट्स या डिफरेंट जो टॉपिक के रिलेटेड थीम्स हैं उनमें डिवाइड कैसे किया गया, ये आपने सबसे पहले समझना है। अच्छा, मार्जिन लाइन से मेरी यही मुराद थी कि मार्जिन लाइन से ये है कि आपने ये ड्रॉ कर लेना है कि मार्जिन यानी एक लाइन का जो मार्जिन है, एक आइडिया का मार्जिन है, इसने सपोज इनिशिएट किया है। यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में लिखने का तरीका भी यही होता है कि जब कोई बंदा लिख रहा होता है, मैं भी इसी की एक मिसाल आपको देता हूँ। ये पहले आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है, इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द मॉडर्न डे वर्ल्ड स्पेशली रिगार्डिंग द अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज़। ये इसने स्टार्ट लिया। फिर उसके बाद आगे इस जब आइडिया को पूरा करेगा ना तो जाके इस लाइन को एक आस्पेक्ट के ऊपर वो ख़त्म कर देगा, फुल स्टॉप लगाएगा। उसके बाद फिर दूसरा वो प्रॉब्लम शुरू कर देगा कि एजुकेशन जो है वो तो दूसरा मसला है। जहाँ पे वो एक आइडिया उसने ख़त्म किया ना, ये आपने बस अपनी ऑब्जर्वेशन से देखना है कि वो आइडिया जो वो कहाँ पे जा रहा है, क्योंकि उसने एक्सप्लेन 5 से 6 आइडियाज़ को किया होता है, इससे ज़्यादा आइडियाज़ एक्सप्लेन नहीं हो सकते। ये रियलिटी है। कभी ऐसा तो नहीं हो सकता वो सारी की सारी मिसालें देता है डिफरेंट लाइंस में। उसने एक चीज़ को शुरू करना होता है, उसको जाके एक आइडिया को मिसाल दे के वहाँ पे ख़त्म कर देना होता है। फिर अगला एस्पेक्ट उसी चीज़ का रहता है, उसी टॉपिक के अंदर है। फिर दूसरा एस्पेक्ट शुरू करता है, उसको एक जगह पे जाके फिनिश करता है। फिर तीसरा एस्पेक्ट शुरू करता है। इस तरह 3, 4, 5, 6 एस्पेक्ट बस इतने होते हैं। हमने जब फाइनल समरी बनानी है तो हमने उन सारे एस्पेक्ट्स को एक जगह पे कवर करना है। इसके हम एग्जांपल्स भी देखेंगे आगे नेक्स्ट। लेकिन ये पहला पॉइंट था कि डिवीजन ऑफ पैराग्राफ। आपको ये समझना है कि पैराग्राफ को किस तरह उसने डिफरेंट आइडियाज़ में डिवाइड किया हुआ है ताकि आपका कोई इंपॉर्टेंट चीज़ मिस ना हो। इसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, पैराग्राफ आपने कर लिया डिवाइड। अब आपके पास आइडियाज़ आ जाएंगे, उनके आप लिख लें। नंबर 2, जब रफ वर्क आप करें पीछे जाके, आपकी ओरिजिनल जो शीट होगी उस रफ वर्क के अंदर आपने करना क्या है, कंटेंट्स लिख लेने। अच्छा, कंटेंट्स क्या होंगे, आपने लिख लेना है कि मार्जिन लाइंस के साथ कितने आइडियाज़ बनते हैं, यानी इंपॉर्टेंट टॉपिक हेड्स क्या हैं उसके। कंटेंट से मेरी मुराद क्या है, टॉपिक हेड्स, यानी कितने आइडियाज़ में उसने उसको डिवाइड किया हुआ है। ये आपने ऊपर एक एक टॉपिक हेड बना लेना। अगर आपसे टॉपिक हेड नहीं बनता तो एक छोटी सी लाइन बना रहे हैं उस एस्पेक्ट को कवर करने के लिए। ये वाला एस्पेक्ट मैनेजमेंट का है, ये वाला ये, इस तरह आपके पास 5, 6, 7 मैक्सिमम जितने टॉपिक हेड्स बन जाते हैं उनको कर लें। फिर उसके बाद आप जब मार्जिन लाइंस आपने निकालनी है, मार्जिन लाइन आम तौर पे 3 तक जाती है, यानी 3 लाइनों के अंदर, 3 सेंटेंसेस के अंदर एक आइडिया को पैक कर देता है, फिर अगले आइडिया पे शिफ्ट हो जाता है। तो उन 3 सेंटेंसेस को अगर आप सिंपली 3 सेंटेंसेस का एक एक सेंटेंस बना लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रेसी बन जाती है। यानी उन 3 सेंटेंस का जहाँ पे मार्जिन लाइन लगाई है आपने, उन सारे आइडियाज़ को एक एक लाइन में करते जाएँ तो 1/3 ऑटोमेटिकली हो गया। आपने 3 लाइनों को एक लाइन में कन्वर्ट कर लिया। ये इसका एक ओवरऑल व्यू था। अब उन 3 लाइनों को करने के लिए क्या चीज़ चाहिए, वो एक दूसरा हिस्सा है। उसके लिए आपको ग्रामर की किस चीज़ों की ज़रूरत है वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास आगे हमने जो पॉइंट्स लिखने हैं कि हमने ये जो आइडियाज़ थे उनको बाहर निकाल लिया। अब हम डिस्कस करते हैं उनको मर्ज कैसे करना है। अब उन आइडियाज़ को मर्ज करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, नंबर 3, दैट इज़ द यूज़ ऑफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसके बगैर आप आइल्स या CSS दोनों में ही आइडियाज़ को जो है ना मर्ज नहीं कर सकते। एक तो या नंबर 1 कंजक्शंस, यूज़ ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कंजक्शंस। डिफरेंट टाइप ऑफ कंजक्शन से मेरी क्या मुराद है, इसके अंदर आपको सबसे पहले सिंपली जो है ये सीखना होगा। सबसे पहले सिंपल कंजक्शंस कौन सी होती हैं, कोऑर्डिनेट, फिर नंबर 2 सबऑर्डिनेट, और नंबर 3 कोरिलेटिव। ये 3 टाइप्स हैं कंजक्शंस की। कंजक्शन इतनी कमाल की चीज़ है कि ये आपके सारे के सारे आइडियाज़ को जोड़ देती है। ये एक बहुत बड़ा कनेक्टर है। करता क्या है कि आपके आइडियाज़ के अंदर से जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं उनको निकाल के एक जगह पे इकट्ठा करता है। अब कोऑर्डिनेट कंजक्शन, इसने क्या करना है, आपके कंपाउंड सेंटेंस देगी आपको। कंपाउंड सेंटेंस, इसके ऊपर एक अलग सा लेक्चर होगा कि ये
कंपाउंड सेंटेंस क्या है, जो सिंपली तौर पे इसकी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ कि आपको ये मिल जाएगी कंपाउंड सेंटेंसेस की मिसाल या कोऑर्डिनेट कंजक्शन की मिसाल। लेकिन सिंपल ये है कि इसके अंदर जो कंजक्शंस आती हैं वो इस तरह की कंजक्शंस होती हैं जैसे कि एंड, बट, देयरफॉर, सो, बिकॉज। आमतौर पे जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को मिला रही होती हैं, यानी जो दोनों मास्टर क्लॉजेज हैं उनको मिला के एक नया जो फिक्रा बनता है उसको हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। और प्रेसी के अंदर ये सिंपली क्या करता है, प्रेसी के अंदर आपको कंपाउंड सेंटेंस की वैसे आपको चाहिए सबसे कम यूज़ करें, बाकी जो है ना कंजक्शन टाइप वो ज़्यादा यूज़ करें, लेकिन मैं इसकी सिंपल मिसाल देता हूँ कि आपको करेगी क्या ये। अगर मैं आपको एक फ़िक्रा बता रहा हूँ किसी चीज़ के बारे में आ गया कि जो पॉपुलेशन के रिलेटेड था कि पॉपुलेशन एक लाइन लिख लेता हूँ, मैं यहाँ पे एक मिसाल लिख रहा हूँ, इंक्रीज इन पॉपुलेशन aggravates ये 3 लाइनें थी। इंक्रीज इन पॉपुलेशन एग्रावेट्स इकोनॉमी। एग्रावेट्स का मतलब होता है ख़राब करना, बुरा करना। इंक्रीज इन पॉपुलेशन एग्रावेट्स इकोनॉमी, इट पुट्स चेक ऑन इकोनॉमिक रिसोर्सेज। ये किसके ऊपर चेक लगाता है, यानी इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो आपके वो लिमिटाइज हो जाते हैं। और फिर इट इज़ आल्सो अ बिग ड्रेन ऑन नेशनल इनकम, और जो आपकी कौमी आमदनी है उसके ऊपर ड्रेन यानी पॉपुलेशन जो है वो ड्रेन का काम करती है कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं बचते पॉजिटिव चीज़ों पे खर्च करने के लिए। अब इन 3 चीज़ों को आप किस तरह कंपाउंड सेंटेंस में बना सकते हैं, अगर आप उसको जोड़ना चाहें। सपोज टॉपिक उसका ये था इंक्रीज इन पॉपुलेशन, तो मेन उसने इकोनॉमी के एस्पेक्ट को डिस्कस किया, उसके 3 जो है मुख्तलिफ। ये मार्जिन लाइन अगर आप इसको समझे तो आपके लिए आसान हो जाएगा कि एक आइडिया को लेके सिर्फ वो एलेबोरेट कर रहा है डिफरेंट स्टाइल से। हमें यहाँ पे ज़रूरत सिर्फ उसकी ये है कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज के अगेंस्ट इकोनॉमिक जो इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो हमने क्या करना है, इन 3 लाइनों को अगर हम पैक कर लेते हैं तो उसके लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कंजक्शन की ज़रूरत है। और कंजक्शन के साथ जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है पंक्चुएशन। इन 2 चीज़ों को अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हम आसानी से इसको पैक कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सपोज़ कि हम इस लाइन को अगर हम यूँ लिख देते हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज़ अभी देखिए एक स्टाइल है, इसको आप डिफरेंट एंगल से लिख सकते हैं, डिफरेंट टेक्निक से, डिफरेंट स्टाइल से लिख सकते हैं। लेकिन मैंने इसको क्या लिखा है, पॉपुलेशन इंक्रीज या इंक्रीज इन पॉपुलेशन, थोड़ा सा चेंज कर दिया उसको। कास्ट का लफ्ज़ मैंने यूज़ कर लिया, कास्ट मैंने डालना। थ्रोज कास्ट नेगेटिव इफ़ेक्ट्स, एग्रावेट की जगह मैंने बैड या नेगेटिव इफ़ेक्ट्स कर दिया। किसके ऊपर, ऑन इकोनॉमिक एंड नेशनल, ऑन इकोनॉमिक रिसोर्सेज यहाँ पे आएगा, इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड नेशनल एक्सचेकर। अच्छा, यहाँ पे जो एंड का लफ्ज़ है इसने क्या किया, जो 2 आइडियाज़ थे, ये वाला नेशनल इनकम वाला और जो ऊपर वाला आइडियाज़ थे, वो दोनों में एक ही बात थी, उसको इकट्ठा करके हमने एक लाइन के अंदर डिफाइन कर लिया। तो अगर आप देखें बड़ी आसानी के साथ आपने एक आइडिया के अंदर पैक कर ली सारी इन्फॉर्मेशन। तो बेसिकली जो आपकी
ये कंजक्शन है, ये करेगी क्या कि आपको जो डिफरेंट सेंटेंसेस हैं उनको जोड़ के इकट्ठा कर लेती है। आपको दोबारा से सब्जेक्ट नहीं देना पड़ता, क्योंकि बात तो इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन की हो रही है। अच्छा, अगर आप देखेंगे तो ये कंजक्शन ने क्या किया, इस आइडिया को आपस में मर्ज कर दिया, यानी इसके साथ वो जो तीनों आइडियाज़ थे हमने कोशिश करनी, इसी तरह आप मार्जिन लाइन लगा के 3-4 जो लाइनों में एक आइडिया बात हो रही होगी उसको एक एक लाइन में पैक करते जाएं। ये सबसे एक सिंपल वे है। और ये जो सेंटेंस की मैच्योरिटी है ना, इसके अंदर 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एक तो यूज़ ऑफ कंजक्शन होता है। आप जितनी अच्छी कंजक्शन यूज़ करेंगे आप उतनी आसानी से इसको पैक कर सकेंगे। जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन है इसने सिर्फ सिंपल जो एक फ्लो में आइडियाज़ जा रहे हैं तो उनको पैक करना होता है, लेकिन इसके मुकाबले में जो आपकी सबऑर्डिनेट या को रिलेटिव कंजक्शन होती हैं वो क्या करती हैं, वो आपके जो डिफरेंट आस्पेक्ट्स होते हैं, एक बात का जो नेगेटिव आस्पेक्ट है उसको वाइल, कंट्रेरी टू, इस तरह करके वो इकट्ठा कर लेती हैं एक जगह पे। तो उसका भी आपको यूज़ परफेक्शन में आना चाहिए। उस पर मैं एक अलग लेक्चर करूँगा ताकि आप उस पर कमेंट कर सकें। और सेकंड नंबर पे जो है पंक्चुएशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक दफ़ा होता है कि डिफरेंट लाइंस के अंदर एक चीज़ के डिफरेंट एग्जांपल दी जा रही होती हैं, उसको आप कॉमा लगा के एक जगह पे इकट्ठा कर लें। अगर 2-3 उसकी एग्जांपल्स हैं, 2-3 टाइप्स हैं, उसको एक ही लाइन के अंदर आप कॉमा लगा के, तो पंक्चुएशन आपकी ये करती है कॉमा के ज़रिए या बाज़ दफ़ा आप डैश लगा के जो सिचुएशन है उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं समैरीली, और इसको एक शॉर्ट फॉर्म में आप एक जगह पे इकट्ठा कर सकते हैं। पंक्चुएशन का यूज़ भी आपके लिए बहुत प्रॉपर है, उसको आप सीखना होगा। और नंबर 3 जो चीज़ है दैट इज़ द यूज़ ऑफ वोकेबलरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग है, ऐसे ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि पूरी की पूरी सिचुएशन को एक जगह पे पैक कर लेते हैं। इन 3 चीज़ों के ऊपर आप जितनी ज़्यादा मैच्योर होते जाएंगे, जितनी आपकी एडवांस रीडिंग होगी, आपकी ये बेहतर होती जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप फेलियर के जो सर्कल है उससे आप निकल सकते हैं, रेड जोन से निकल सकते हैं। उसके लिए आपको जो बेसिक टेक्निक्स हैं अगर आप इनको फॉलो कर लेते हैं, आपकी प्रेसी फेल नहीं होगी। लेकिन इसमें मार्क्स मैक्सिमम लेने किस तरह से हैं वो डिपेंड करेगा कि आप कितना ज़्यादा इन चीज़ों के ऊपर, 3 चीज़ों पे आप कमांड करते हैं, यूज़ ऑफ कंजक्शन पे, पंक्चुएशन पे और वोकेबलरी के ऊपर। ये 3 चीज़ें आपको सीखना होगी शौक के साथ। यहाँ तक इसको ज़रा मेन आइडिया को समेट। तो बेसिकली ये मेरा एक फ़र्स्ट लेक्चर था जिसके अंदर हमने बात की कि हम किस तरह प्रेसी को आसानी से हल कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में एग्जांपल्स करेंगे कि आप किस तरह डिफरेंट एग्जांपल्स हैं उनको सॉल्व करके उसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखेंगे कि हम प्रैक्टिकल जो है मैं प्रोजेक्टर के ऊपर करके उसको दिखाऊँगा आपको कि प्रेसी किस तरह से करनी है। थैंक यू सो मच।